जय हिंद दोस्तों, मैं अजित आचार्य। आज एरिक्सन के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर एक वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ जाएगा कि एरिक्सन का जो ईगो मनो सामाजिक जो एक विकास का सिद्धांत था वो किस आधार पर था और क्या था। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक जो विकास की जो सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया गया था एरिक हॉमबर्गर एरिक्सन के द्वारा, जो कहीं ना कहीं प्रभावित थे फ्राइड के द्वारा, जो फ्राइडवादी भी कहलाते हैं। और फ्राइड के द्वारा चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्लोज थे, इसलिए फ्राइडवादी भी इनको कहा जाता है। इसमें मनोविज्ञान के क्षेत्र में अहम मनोवैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध थे कौन? एरिक्सन। और इनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व सिद्धांत फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हैं, तथापि इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ ऐसे ही कारकों का जिक्र किया है। तो मनोवैज्ञानिक जो ये आपके जो हॉमबर्गर एरिक्सन है, ये फ्राइड से काफ़ी प्रभावित थे। इन्होंने अहम को बल दिया और इस प्रकार का बल दिया कि आखिर में ये अहम के द्वारा किस प्रकार से लोगों के व्यवहार में परिवर्तन होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिया जाए कोई व्यक्ति अगर चल रहा है और चलते चलते अगर गिर जाए, तो ये उसके साथ क्या हुआ? गलत हुआ, होना नहीं चाहिए था। वो चल रहा था, चलना था उसको, लेकिन वो क्या हुआ? गिर गया। तो ये गिरने के बाद अगर उस ठेस को वो पॉजिटिवली लेता है, तो यहाँ पर एरिक्सन का जो सिद्धांत है वो लागू हो गया। यही बात तो एरिक्सन का है कि व्यक्ति के साथ दोनों परिस्थितियों में, चूंकि हर स्थिति में जो अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों में व्यक्ति के साथ या बच्चे के साथ जो भी स्थितियां होती हैं, उसको वो किस हिसाब से लेता है, उस ईगो को वो किस अकॉर्डिंग लेता है। यहाँ पर इस चीज़ को समझाने का प्रयास एरिक्सन साहब ने किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 3R के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये 3R है क्या? एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 3R। ये 3R होते हैं मनोसामाजिक विकास की प्रत्येक अवस्था में 3R होते हैं। पहला है कर्मकांडता, दूसरा है कर्मकांड और तीसरा है कर्मकांडवाद। कर्मकांडता का मतलब हो गया ट्रेडिशन, मतलब संस्कृति रूप से करना। जो संस्कृति हमको कह रही है उस हिसाब से अगर हम कर रहे हैं तो वो संस्कृति के अनुसार हो गया, तो कर्मकांडता हो गया। कर्मकांड क्या हो गया? जो दिखावे के लिए करना। आप अगर किसी चार चीज को दिखाने के लिए कर रहे हैं, दिस कॉल्ड कर्मकांडता, मतलब रिचुअल। और तीसरा हो गया कर्मकांडवाद, जिसको यूटिलाइजेशन करते हैं, जिसको अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना। लास्ट में फाइनली अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहा है कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे पर क्या प्रभावित पड़ेगा। पहली बात, पहला क्या बोल रहा था? पहला बोल रहा था सांस्कृतिक रूप से करना। सांस्कृतिक रूप से हो गया, उसके बाद दिखावे के लिए करना। दिखावे हो गया तो फिर अपने बारे में सोचना कि हमने जो किया वो क्या किया, सही किया, गलत किया, या उसके अंदर क्या प्रभावित पड़ा। ये 3R का मतलब हो गया। सबसे फिर डिवाइड करते हैं, कर्मकांडता, कर्मकांड और कर्मकांडवाद, रिचुअलाइजेशन, रिचुअल और रिचुअलाइज्म। पहला हो गया सांस्कृतिक रूप से करना, दूसरा दिखावे के लिए करना, और तीसरा हो गया अपने ऊपर जब ध्यान केंद्रित होता है वो। तो ये आपका 3 हो गया, 3R। अब आते हैं एरिक्सन हॉमबर्गर जो हैं वो अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषक थे। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये एरिक्सन के व्यक्तित्व सिद्धांत का परिचय दिया गया है कि ये किन किन अवस्थाओं में जब व्यक्ति के साथ जब परिवर्तन होता है तो वो किस प्रकार से उसको परिवर्तित होता है, मतलब उसके व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस वीडियो में हम लोग विशेष रूप से समझेंगे। तो जैसे शिशुअवस्था में 0 से 2 साल की अवस्था, 0 से 2 साल की अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, गोद में रहते हैं। 0 से 2 साल की अवस्था आप समझ ही रहे होंगे। तो इस अवस्था में बच्चों में 2 भावनाएं होती है। पहला होता है विश्वास और दूसरा होता है अविश्वास। विश्वास का मतलब सामने वाला मेरे साथ ऐसा करेगा नहीं करेगा, वो हंसता है, मुस्कुराता भी है, और वो देख रहा है कि सामने वाला मेरा रिस्पॉन्स कैसा दे रहा है। अगर वो उसका कोई खिलौना है उसके हाथ में है, मिल रहा है, उसको दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे का विकास की क्रम उस समय शुरू नहीं है। उस समय बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है।
तो इसलिए उस अवस्था में भी पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि बच्चे के विकास पर इस अवस्था के अनुसार व्यवहार किया जाए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उसको विश्वास बनाम अविश्वास, उसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्फिडेंस का जागरण हो रहा है कि ये हमको गोद लेगा, ये हमको नहीं लेगा, लेगा नहीं लेगा। और अगर वो दोनों के बीच में मंथन होता है, विश्वास और अविश्वास के बीच में, तो अगर वो उसका आशा का विकास हो गया, यहाँ पर किस चीज का विकास होता है, उसके हॉपनेस का। उस चीज का विकास क्या होता है, हॉपनेस का। मतलब बच्चे में हॉपनेस का विकास करने का ये पूर्ण रूप से किसकी जवाबदेही है, पेरेंट्स की, जो कहीं ना कहीं उसमें क्या कर देता है, आशा का विकास कर देता है कि नहीं, आप उसको वो गोद लेगा। बच्चा मान लिया जाए खिलौना मांग रहा है, नहीं मिला, मिला नहीं मिला, तो उसको पास दोनों चीजें, विश्वास और अविश्वास, लेकिन दोनों में से जीतता कौन है, जीतता कौन है। अगर मान लीजिए जीत गया तो उससे उसका क्या बढ़ जाता है, हॉप बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, हॉप। तो ये भी एक प्रकार का मंथन है जिससे किस चीज का विकास होता है, हॉपनेस का। दूसरा आते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 2 से 3 साल की अवस्था होती है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। उसमें क्या होता है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। इसमें बच्चा जो होता है कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को प्रायोरिटी दे रहा होता है कि हमको कुछ काम करने के लिए मिले। अगर उसको पेरेंट्स छोड़ भी दिए करने के लिए कि जाओ तुम बॉल मारो, या जाओ तुम ये सामान को उठा लो, तो अगर उससे वो काम नहीं होता है तो उस काम को वो पॉजिटिवली लेगा। और अगर वो पॉजिटिवली लिया तो उसके अंदर किस चीज का विकास होगा, इच्छा शक्ति का। तो उसके अंदर वो क्या होगा कि नहीं, मैं इस काम को कर सकता हूँ, वो इच्छा उसके अंदर जागृत होगा अगर वो पॉजिटिवली इस चीज को लिया तो। अब सोचिए, अगर मान लिया जाए बच्चे को स्वतंत्र रूप से, ऐसा तो स्वतंत्र रूप से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि थोड़ा सा उसकी सेफ्टी को भी ध्यान देना चाहिए, लेकिन अगर स्वतंत्र रूप से छोड़ा, उस कार्य को नहीं कर पाया है, तो वो फिर उस कार्य को करेगा, और इससे उसके अंदर क्या चीज की जागृति हो जाएगी, इच्छा शक्ति की। तो बहुत अच्छा बात यहाँ पर एरिक्सन ने कहा है कि बच्चे में अगर उस प्रकार का ईगो हर्ट होता है, अगर वो उस कार्य को नहीं कर पाता है, उसमें लज्जा शक्ति आ जाती है, तो वो क्या करता है, उस कार्य को करता है, फिर से करता है, और इससे उसके अंदर क्या जागृत हो जाती है, इच्छा शक्ति की। बहुत अच्छी बात है। आगे खेल अवस्था, जो 4 से 6 साल की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो ज्यादातर खेल कूद में रहते हैं या आपसी माहौल में देखते रहते हैं। तो यहाँ पर उनको 2 चीज का बहुत इनके बीच में चलता है, पहल शक्ति बनाम दोषिता, किसी भी चीज का पहल करने का। अब देखिए, किसी भी चीज का कोई पहल करेगा तो जरूरी नहीं है कि उससे हो ही जाए, कभी कोई ऐसी अवस्था होती है कि उससे नहीं हो पाता है। तो अगर वो करना चाह रहा है, पहल अवस्था वो करना चाह रहा है, मान लिया जाए वो बॉल को 6 मारने के लिए चाह रहा है, किसी कैच को आगे बढ़ के लेना चाह रहा है, तो ये पहल कर रहा है वो। अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी पहल जो करता है उसके साथ होता है, कभी नहीं होता है। तो इन दोनों के साथ अगर मतलब मंथन हुआ और अगर वो पॉजिटिवली लिया तो उसके अंदर क्या चीज का निर्माण हो जाएगा, उसके अंदर निर्माण हो जाएगा लक्ष्य निर्धारण का। मतलब उसके अंदर क्या निर्माण हो जाएगा, लक्ष्य निर्धारण का। तो ये कहीं ना कहीं उसके अंदर ज्यादा अच्छा का विकास होगा कि वो लक्ष्य निर्धारण का विकास हो जाएगा। उसके बाद आते हैं स्कूल अवस्था। स्कूल अवस्था का मतलब हो गया परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, जब बच्चा ऐसी अवस्था, जब वो स्कूल अवस्था में होता है, मतलब वो 6 से 11 साल की अवस्था में होता है, इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो काफी परिश्रमी मतलब होना चाहता है, अपने काफी काम को खुद करना चाहता है। तो वैसी अवस्था में क्या होता है, अगर उस काम को आप उसको करने देते हैं तो वो परिश्रम हुआ। अब अगर मान लीजिए उससे काम नहीं हुआ तो क्या हो गया, हीनता हो गया। अब परिश्रम जो काम को करना चाह रहा था वो नहीं हुआ, तो इन दोनों के बीच में जो मंथन हुआ, तो इससे उसके किस चीज का विकास होगा, सामर्थ्य का। अब वो क्या करेगा, उस काम को वो करने का प्रयास करेगा, हो सकता है वो काम करने के योग्य भी हो जाए। उसके बाद आते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था में अहम पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जब बच्चे 12 से 19 साल की अवस्था में होते हैं। अब 12 से 19 साल का बच्चा आप समझ लीजिए जिसमें अंदर बहुत सारी मनोवृत्तियां आती रहती हैं, बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। वैसी अवस्था में बच्चों में अहम पहचान मतलब अपना एक पहचान, अपना एक इज्जत, अपना एक ईगो का विकास होने लगता है। और उस दौरान अगर बच्चे की भूमिका संभ्रांति कर दी जाती है, मैंने सामने वाला उसको अंडर एस्टिमेट कर देता है कि नहीं तुम अभी छोटे बच्चे हो, तुम नहीं कर सकते हो, या तुमसे अब नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके रोल को इग्नोर कर दिया जाता है। तब यहाँ पर क्या हुआ, दोनों के बीच में मंथन जब पैदा होता है तो वो क्या हो जाता है, कर्तव्य निष्ठा का विकास हो जाता है। तो उसके अंदर किसी कार्य को लेकर पूरे ढंग से करने की निष्ठा का विकास हो जाता है
कि ठीक है, आपने मुझे अंडर एस्टिमेट किया, आपने मुझे छोटा बच्चा कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल करूंगा। अगर वो पॉजिटिवली लिया तो उसके अंदर किस चीज का निर्माण हो जाएगा? कर्तव्य निष्ठा का, मतलब जो कर्तव्य मिलता है उसको पूरी निष्ठा से वो करने का प्रयास करेगा, कर्तव्य निष्ठा। उसके बाद आ जाते हैं तरुण वयस्कावस्था। इस अवस्था में 20 से 30 साल की अवस्था होती है। 20 से 30 साल का व्यक्ति आप समझ सकते हैं, जिसके अंदर घनिष्ठता बनाम विलजन का मतलब भाव आ जाता है, मतलब जुड़ाव और अलगाव, जुड़ाव और अलगाव। अब इस अवस्था में बच्चा व्यक्ति क्या होता है कि लोगों के बीच में रहना चाहता है, मतलब ये जी हीरो बनना चाहता है। 20 से 30 साल का व्यक्ति मतलब वो सब फैमिली के लिए, फुआ के लिए, चाचा के लिए, मामा के लिए, दादा के लिए कुछ करना चाहता है। अब ऐसी अवस्था में वो जुड़ के रहना चाहता है। कभी कभी उसको धोखा मिलता है, वो नहीं कर पाता है, या उसके साथ लोग अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते हैं, तो विलजन की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो अगर उस चीज को वो पॉजिटिवली लेता है तो उस चीज का किस चीज का विकास होगा? स्नेह का। किस चीज का विकास होगा? स्नेह का। मतलब उसमें स्नेह की भावना जागृत होगी, वो कहीं ना कहीं सबसे अच्छे से व्यवहार करेगा। स्नेह की भावना उसके अंदर जागृत होगी कि नहीं, अगर मान लीजिए इस प्रकार का हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्नेह की कमी है, तो वो स्नेह का विकास उसके अंदर हो रहा है। उसके बाद आते हैं मध्यावकाश अवस्था, जो 30 से 65 साल की अवस्था है। इसमें जनात्मकता बनाम स्थिरता का बात हो जाता है। अब 30 से 65 साल का व्यक्ति जिसके बहुत सारे मतलब बाल बच्चे हैं, अब उस बाल बच्चे को क्या करता है, देखता है, और देखने के बाद वो सोचता है कि नहीं थोड़ा सा रेस्ट भी कर ले, अब ज़्यादा उम्र हो रहा है। फिर सोचता है कि नहीं बाल बच्चा है, फिर सोचता है रेस्ट करना है। अब इस द्वंद के बीच में उसका इगोइस्टिक अंदर से जो जागेगा, तब तो उसके अंदर किस चीज़ का विकास होगा? देखभाल का। नहीं, मुझे बच्चे के लिए करना है, मुझे बच्चे का भविष्य देखना है, मुझे बच्चे के लिए कुछ करना है, मुझे बच्चे के लिए कुछ भविष्य के लिए सोचना है। तो ये हो गया, उसके देखभाल का विकास होता है। लास्ट हो गया परिपक्वता अवस्था। परिपक्वता अवस्था ऐसी अवस्था जब व्यक्ति 65 साल से ऊपर हो रहा होता है, जिसके अंदर अब कुछ करने की वैसी क्षमता नहीं बची होती है, लेकिन हाँ, इनके अंदर और बहुत सारी भावनाएं जागरी होती है, क्योंकि इस अवस्था में ही तो लोगों को ज़्यादा सोचने की अवस्था मिलती है। तो वैसी अवस्था में संपूर्णता बनाम निराशा का एक भावना उनके अंदर जाग रहा होता है। अगर वो अपनी ज़िंदगी के ऐसे पल के बारे में सोच रहे होते हैं जब वो बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ बनाए हैं, बहुत कुछ घर परिवार के लिए किए, समाज के लिए किए, तो उनके अंदर संपूर्णता आ जाती है। कभी कोई ऐसा होता है कि कुछ लोग उसको वो माइनस सोचने लगते हैं कि नहीं या नहीं, वो काम हमसे हो पाया, वो काम हमसे नहीं हो पाया, इस चीज़ को मैं लाइफ में नहीं कर पाया। तो संपूर्णता और निराशा, संपूर्णता और निराशा, अब इन दोनों के बीच में द्वंद्व हो जाता है। अब इन दोनों के द्वंद्व से इनके अंदर किस चीज़ का विकास होता है? विवेकता और ज्ञानवान होने का विकास। अब इससे इनके अंदर अगर वो पॉजिटिवली लेते हैं तो वो ज्ञानवान अपने आप को समझते हैं कि भैया हमने जीवन में इतना कुछ सीखा। अगर मान लीजिए जाए मैंने ठोकर ही खाया, तो ठोकरों से तो सीखा, आने वाले भविष्य की पीढ़ियों को मैं बताऊंगा कि इस प्रकार का करो, इस प्रकार का ना करो। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर विवेकता और ज्ञानवान होने का एक मतलब एक्सपीरियंस उनके पास से जागृत होता है, और वो कहीं ना कहीं दूसरे को शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो एक बार फिर से थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों के बीच में कि ये जो एरिक्सन का सिद्धांत है, एरिक्सन का सिद्धांत ईगो को लेकर है। ईगो का मतलब होता है अहम, जो किसी व्यक्ति के अंदर होता है। अब ये अहम जो होता है वो किसी व्यक्ति के अंदर होना भी चाहिए, जिससे उसके अंदर की क्वालिटी जो है वो निखर के आती है। जिसके अंदर अहम नहीं है उसके अंदर क्वालिटी निखर के नहीं आएगी, क्योंकि उससे कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है। यहाँ पर बात को समझिएगा, थोड़ा डीप समझिएगा बात को, कि उसके अंदर का जो अहम, जब उसके ईगो को चोट लगता है, कुछ ऐड वगैरह भी आप अभी देखिएगा, एक थम्सअप का ऐड आ रहा है, उसमें भी इस बात को दिखाया गया है कि उस व्यक्ति को बोला गया नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, तो उसके अंदर और उस भावना में जागृत हो गया कि नहीं तुम नहीं बोला तब मैं इस काम को पक्का करूंगा। तो अगर वो पॉजिटिवली लेता है तो यहाँ पर सारी अवस्था में आप लोग को बता रहे हैं। जैसे पहली अवस्था में विश्वास बनाम अविश्वास था, उसमें बच्चा पॉजिटिव लिया तो नहीं, उसके अंदर आशा का विकास हो गया कि नहीं मुझे तो मिलेगा ही, मुझे तो मम्मी गोद लेगी ही, तो उसके अंदर एक आशा का विकास होता है। उसके बाद प्रारंभिक वाले अवस्था में इसमें स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता था, बच्चे को छोड़ दिया गया कार्य करने के लिए, वो किया नहीं हुआ, उससे बॉल उठाया नहीं उठा, वो बैट उठाया नहीं उठा, तो उसके अंदर लज्जाशीलता आ गई। अब उसको क्या हुआ, स्वतंत्रता और लज्जाशीलता के बीच में, तो उसके अंदर इच्छा शक्ति जागृत हुआ कि नहीं मैं इस कार्य को करूंगा, मैं इस कार्य को करूंगा और करके दिखाऊंगा।
उसके बाद खेल अवस्था में जब उसको खेलने के लिए किया गया, वो अच्छा से नहीं खेल पाया, तो क्या हुआ, लक्ष्य का निर्धारण हो गया कि नहीं मैं भविष्य में बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूंगा, तो उसके अंदर एक लक्ष्य का निर्धारण हो रहा है। उसके बाद इसको ये आपका स्कूल अवस्था में जिसमें मेहनत करने के लिए उसको करने के लिए किया, उससे नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, उसके अंदर सामर्थ्य का विकास हो रहा है, अब वो करने के लिए एक समर्थ हो रहा है, मैच्योर हो रहा है। तो इस प्रकार से किशोरावस्था जिसमें अपनी पहचान बना रहा था वो, कहीं कहीं लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, तो कर्तव्य निष्ठा का विकास हुआ कि उस कार्य को पूरा किया और करके दिखा दिया कि जिससे मैं उस कार्य को पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद तरुण वयस्कावस्था जिसमें लोगों के साथ मिलकर रहना चाहता था, लेकिन इससे उसका क्या हुआ, उसके अंदर प्रेम का विकास हुआ। मध्यावकाश अवस्था उसमें जनात्मकता बनाम स्थिरता हुआ, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों के प्रति देखभाल का विकास हुआ। और लास्ट पॉइंट है परिपक्वता अवस्था जिसमें संपूर्णता बनाम निराशा है, वो मतलब जिंदगी की आखिरी छोर पे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों के समाज के लिए वो कुछ दे रहे होते हैं। तो इस प्रकार से एरिक्सन के जो मनो सामाजिक जो सिद्धांत हैं वो फ्राइड के मनोविश्लेषक सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित हैं। अब आशा करते हैं कि इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा कि ईगो क्या होता है, अहम पर किस प्रकार से परिवर्तन होता है, व्यवहार में अहम का कितना महत्व है। अगर ये पूरा समझ में आ गया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मुझे पढ़ के अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।